सास चली मायके। गुंजन अपनी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां पर उसकी सास निर्मला आती है और उससे कहती है, अरे बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। हाँ हाँ, यहाँ पर खाना भी बनाओ और आपके लिए चाय बनाओ। अरे कितनी चाय पीती हो आप? जब देखो चाय चाय चाय, और कोई काम नहीं है क्या आपको? अरे बहू, सारे घर के काम तो मैं ही करती हूँ। तुम तो सुबह का लंच बनाकर अपने ऑफिस निकल जाती हो। तुम्हारे जाने के बाद घर में जितने भी काम होते हैं वो सब मुझे ही देखने होते हैं। मार दिया ना आपने मुझे ताना। अरे मैं तो जानती थी आप मुझे खुश देखकर खुश थोड़ी हो सकती हो। आखिर सास जो हो अपने रंग तो दिखाओगी ही। ऐसा कहकर गुंजन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद वो टेलीफोन उठाती है और अपनी सहेली से अपनी सास की चुगलियां करने लगती है। अरे क्या बताऊं करिश्मा, मेरी सास जब देखो मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती है। इतनी चाय पीती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अरे तेरी ही नहीं, सबकी सास ऐसी ही होती है। जब देखो हुक्म ही चलाती रहती है। मेरी सास तो मुझे सुनवाने के लिए साजिश रचती है। क्या कहा? साजिश? हे मेरे भगवान! अरे तू अभी अपनी सास के बारे में कुछ मत बता। मैं ऑफिस में आ रही हूँ। चाय पीते पीते तू मुझे सब कुछ बताइयो। गुंजन ऐसा कहकर फोन रख देती है। जिसके बाद वो तैयार होने के लिए चली जाती है। तैयार होने के बाद वो अपना लंच लेने के लिए रसोई में जाती है। लेकिन वहां पर उसका लंच पैक ही नहीं होता। ओहो, देखो तो सही, मैं लंच बनाकर चली गई तो माँ जी ने मेरा लंच पैक भी नहीं किया। अरे क्या करती रहती हो सारा दिन, एक काम नहीं कर सकती? गुंजन गुस्से में अपना लंच पैक करती है। तभी उसकी सास निर्मला आती है और उससे कहती है, अरे बहू, मैं तो लंच पैक कर ही रही थी, अचानक से मुन्ना रोने लगा तो मुझे उसका डायपर बदल कर आना पड़ा। हाँ हाँ रहने दो, बहाने मत बनाओ। जब देखो काम से बचने के लिए बहाने बनाती रहती हो। ऐसा कहकर गुंजन अपना टिफिन उठाती है और ऑफिस निकल जाती है। अपनी बहू का ये बर्ताव निर्मला को बहुत अजीब लगता है और उसे बुरा भी लगता है। वो मुन्ना को गोद में उठाकर अपने मन ही मन में सोचती है, आखिर ये बहू को दिन प्रतिदिन होता क्या जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब देखो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? एक तरफ निर्मला ऐसा सोचती है तो दूसरी तरफ गुंजन अपने ऑफिस में जाकर अपनी सभी सहेलियों के बीच बैठकर अपनी सास की बुराइयां करने लगती है। अब क्या बताऊं, मेरी सास का तो बस नहीं चलता। नहीं तो वो तो ऑफिस भी ना आने दे। आज की ही बात बताती हूँ। आज तो उन्होंने मेरा लंच भी पैक नहीं किया। अरे ये तो कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी सास का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे घर में मैं बहू हूँ, लेकिन बहू की तरह मेरी सास सज संवर कर रहती है। क्या बात कर रही है? सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे ये सास होती ही ऐसी है, बहू के ऊपर तो खूब अत्याचार करती है और खुद आजादी से रहती है। आनंदा और करिश्मा की बातें सुनने के बाद गुंजन अपनी चाय पीकर अपने ऑफिस में काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को वो वापस अपने घर की ओर लौटने लगती है। घर लौटकर आने के बाद वो अपनी सास को ऊपर से नीचे तक देखती है। अरे बहू, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? अरे माँ जी, आज आप कुछ ज्यादा ही सज संवर कर दिख रही हो। कहीं गई थी क्या? हाँ हाँ, मैं आज सब्जी मंडी में गई थी। सोचा घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जी ले आऊं। अच्छा, सब्जी मंडी में जाने के लिए आप इतना सज संवर कर गई थी? हाँ तो बहू, अगर बाहर जाऊंगी तो अच्छे से ही तो जाऊंगी। ऐसे थोड़ी कि जो पहना है उसी में चली जाऊं। घर में इंसान का स्वभाव अलग होता है और बाहर अलग होता है। स्वभाव की छोड़ो, मुझे तो आपके हाव भाव ही बहुत अजीब लग रहे हैं। ऐसा कहकर गुंजन अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही गुंजन अपनी सास के पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, क्या कर रही हो? अभी तक खाना नहीं बना है? अरे बहू, मैं जरा सब्जी मंडी जाने के बाद बहुत ज्यादा थक गई थी। एक काम कर, सब्जी तो मैं बना ही रही हूँ, रोटी तू बना ले। अरे हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है। अब आप सारे काम मुझ पर ही थोपोगी। बाहर भी करके आओ और घर में भी करो। गुंजन मुंह चढ़ाकर रोटियां बनाने लगती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, निर्मला सवेरे तैयार होकर मंदिर जाने वाली होती है। निर्मला को देखकर गुंजन कहती है, अरे माँ जी,
इतनी सवेरे सवेरे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मंदिर जा रही हूँ। पूजा पाठ भी तो बहुत जरूरी होता है। निर्मला पूजा की थाली लेकर घर के बाहर निकलती ही है, तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उससे कुछ कहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन घर के दरवाजे से ये सब झांक कर देख रही होती है। तो ये बात है, मेरी सास के तो लक्षण ही ठीक नहीं है। आज तो मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। गुंजन तुरंत अपनी सास के पास जाती है और कहती है, अच्छा, तो ये बात है मंदिर जाने के बहाने रोज रंग रलियां बनाने जाती हो? थोड़ी भी शर्म नहीं है माँ जी आपको? गुंजन की ऐसी बातें सुनकर निर्मला रोने लगती है। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू कैसी बातें कर रही है? ये बेचारे मुझसे हॉस्पिटल का रास्ता पूछ रहे थे और तू इन्हें मेरा आशिक बता रही है। हे भगवान, कैसी बहुएं हैं आज के समय में। अपने घर के बाहर अपनी पत्नी को चिल्लाते देख मयंक भी घर के बाहर आ जाता है। और ये सब क्या चल रहा है गुंजन? ये सब तुम क्या कह रही हो, और वो भी मेरी माँ के लिए? सही तो कह रही हूँ। जब तुम्हारी माँ पकड़ी गई तो उन्होंने बात ही पलट दी। बहुत हुआ बहू, मैं अब तेरे साथ और नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। रोज रोज की ये लड़ाइयाँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। निर्मला मंदिर जाने की वजह वापस घर में चली आती है और अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां गुंजन के सिर पर आ जाती हैं। अरे गुंजन, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो तो, और मेरे कपड़े भी प्रेस कर दो। अभी करती हूँ जी। गुंजन मयंक का लंच पैक करती है और उसके कपड़े इस्त्री करके उसे दे देती है। तभी दरवाजे पर लॉन्ड्री वाला आ जाता है। गुंजन तुरंत सारे कपड़े इकट्ठे करके लॉन्ड्री वाले को दे देती है, जिसके बाद वो घर की सारी साफ सफाई और खाना बनाना शुरू करती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? घर के अंदर इतने सारे काम होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑफिस जाने के बाद तो लगता था जैसे घर में कुछ काम ही नहीं होता। गुंजन एक एक करके सारे काम तो कर लेती है, लेकिन उसके ऑफिस जाने का सारा टाइम निकल जाता है। ओहो, घर के काम करने के चक्कर में मैं तो ऑफिस का टाइम ही भूल गई। गुंजन फटाफट तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है। लेट होने की वजह से उसका बॉस उसे बहुत डांटता है, जिसके बाद वो शाम को जब वापस घर लौटती है तो उसे घर में आकर खाना बनाना पड़ता है। अरे ये क्या, तेल तो खत्म हो गया है, अब मुझे तेल लेकर आना होगा। गुंजन मार्केट में जाकर तेल लेकर आती है, जिसके बाद वो खाना बनाती है और बाकी के काम भी कर लेती है। इन सभी में वो बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी सास को याद करने लगती है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने बेवजह ही अपनी सास के ऊपर शक किया और उन्हें बहुत भला बुरा कहा। माँ जी घर के अंदर कितने सारे काम करती थी और मुझे सपोर्ट भी करती है, और मैंने ही उनके साथ इस तरह बर्ताव किया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। गुंजन रोते हुए अपने पति मयंक के पास जाती है और उससे कहती है, अजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो माँ जी के साथ किया वो बहुत बुरा था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। चलो माँ जी को लेकर आते हैं। गुंजन मयंक के साथ जाकर अपनी सास को मनाकर लेकर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गरीब गर्भवती औरत एक शव से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। गांव की बड़ी भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। अजी उठो ना, बस अब बंद भी करो ये अटखेलियां। अरे पद्मा पगला गई है क्या? मुर्दा कभी जागा है भला? रमू अब नहीं रहा, वह इस दुनिया से दूर जा चुका है। इस सच को स्वीकार कर ले। लगता है बेचारी को गहरा सोब लग गया है। आज के महंगे दौड़ में बिना पति के 4-4 बेटियों का भार जाने कैसे संभालेगी बेचारी। अब तो आखिरी आस इसकी कोख में बंधी, बस इस बार इसे बेटा हो जाए। पद्मा की पहले ही 4 बेटियां थीं, जिसका नाम रवीना, माधवी, परिणीति और पूजा था। इस बार पद्मा 5वीं बार गर्भवती थी। 8वें महीने का पड़ाव पार होने को था। रमुआ के रहते पद्मा ने बाहर डग नहीं निकाला था, क्योंकि रमुआ दिन भर खेत खलिहान में खटनी करता, जिससे घर खर्च आसान तौर पर चलता बन जाता। मगर उसकी मौत ने पद्मा पर घनघोर गरीबी का पहाड़ ढा दिया था। पद्मा का मन इसी चिंता में घुला जा रहा था कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। 2 दिन बाद, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो ना। कैसी लाचार माँ हूँ मैं। मेरी बेटी मेरे सामने भूख से मचल रही और मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा दुख भोगने से भला तू मेरी माटी उठा ले।
कहते हैं ना कि दिन भर के एक पहर को माँ सरस्वती हमारे जुबान पर सवार रहती हैं। शायद उस पहर माँ सरस्वती पद्मा के मुंह में विराजे बैठी थी। पद्मा को बड़ी आंख से प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। उसके शरीर में एक बच्चे को जन्म देने की ताकत नहीं रही थी। उसका पीला पड़ा चेहरा घर की कमी घटी और गरीबी की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। माँ! रवीना दीदी, माँ क्यों छटपटा रही है? माँ नन्हे मेहमान को जन्म देने वाली है परिणीति। पद्मा अपने पूरे बल से बच्ची को जन्म तो दे देती है, मगर बदकिस्मती से उसका जीवन रूपी दिया बुझ जाता है। पद्मा की पांचों बेटियां उसी पलछिन अनाथ हो जाती हैं। ये मंजर देखकर उसकी चारों बेटियों की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी नन्ही बेटी जिसने अभी जन्म ही लिया था, उसके लिए वह नजारा क्षण भंगुर था। रवीना पद्मा का अंतिम संस्कार करके घर बार की जिम्मेदारियों का बीड़ा अपने कांधे पर उठाती है। रवीना दीदी, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ दीदी, देखो मुनिया भी दूध के लिए रो रही है। तुम तीनों चिंता मत करो, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। माधवी, मुनिया का ख्याल रखना। रवीना अपनी बहनों की भूख मिटाने के लिए काम खोजने के लिए निकल पड़ती है, मगर निराशा के सिवा कुछ भी उसके हाथ नहीं आता। थक हार कर वह सड़क किनारे बैठकर खुद में बड़बड़ाने लगती है। पूरा गांव देहात रौंद कर देख लिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। रसोई में रखे राशन के खत्ते खाली पड़े हैं। अगर मैं खाली हाथ घर लौटी तो मेरी बहनों का मन टूट जाएगा। एकाएक रवीना की नजर जंगल को जाती है। क्यों नहीं मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं? उससे 4 पैसे भी आ जाएंगे और रसोई घर का चूल्हा जलाने का ईंधन भी जुट जाएगा। रवीना कड़ी मेहनत से लकड़ी काट कर उन्हें माथे पर लादे बाजार में बेचने पहुंचती है और कमाए पैसे से राशन खरीद कर घर के रसोई घर में घुस जाती है। सभी बहनों की निगाह रसोई की ओर गड़ी होती है। जीजी, और कितनी देर लगेगी? बस खाना तैयार है, रसोई घर में आ जाओ। माधवी मुनिया को गोद में लिए पूजा और परिणीति के साथ रसोई में आती है, जहां रवीना चूल्हे पर बन रही रोटी एक थाली में रखकर अपनी बहनों की ओर बढ़ा देती है और झिझकते हुए नर्म लहजे में कहती है, अपनी दीदी को माफ कर देना मेरी बहनों, मगर छुच्छी रोटियां देने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं, क्योंकि आटा मोल लेने के बाद बचे कुचे पैसे मैंने मुनिया के लिए पाव भर दूध के दाम में दे दिया था। जीजी, रोती क्यों? भूख लगने पर तो रूखी सूखी रोटियां भी मेवे मिष्ठान का स्वाद देती हैं। फिर ये हम गरीब बहनों का बड़ा भाग्य है कि हमें गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिल रही हैं। हाँ दीदी, ये रोटियां तो दूध पोए जैसी मुंह में घुल जा रही हैं। लो आप भी खाओ। रसोई में मौजूद सीमित संसाधन, भंडारण और घनघोर गरीबी की गांठ भी 5 बहनों के बीच बसे प्यार को कमजोर नहीं कर पाई। रवीना बिना रुके थके लगातार लकड़हारिन बनकर रसोई की बागडोर संभालती रही। समय बीतता गया। चारों बहनें लगन से पढ़ा करती। मुनिया अब 5 साल की हो चुकी थी। रवीना हांफते हुए तेज गति से घर की ओर बढ़ते हुए बुदबुदा रही थी। सांझ की बेला बीत गई। आज मुझे घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिराएगा। मेरी बहनों की नजर रसोई की ओर ही होगी। घर पहुंचते ही सीधे रसोई घर का रुख कर लूंगी। जैसे ही रवीना घर आती है तो उसे रसोई में चूल्हा जलने की लौ के साथ खटर पटर सुनाई देती है। जैसे ही वह रसोई में घुसती है तो उसकी चारों बहनें मिलजुल कर खाना बना रही होती हैं। तभी मुनिया भागती हुई उसे लिपट कर कहती है, दीदी दीदी देखो, आज हमने रसोई का सारा काम खत्म कर दिया। मगर मैं तो आ ही रही थी। दीदी, आप हम गरीब बहनों की रसोई के खाली खत्तों को भरने के लिए सारा दिन रईस लोगों के रसोई में बर्तन चौका करती हैं और साथ ही बाजार में लकड़ी काट कर भी बेचती हैं। माँ के जाने के बाद से पिछले 5 सालों से इस रसोई को संभाल रही हो, मगर अब घर की रसोई में खाना पकाने की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। नहीं पूजा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पांव रसोई में पड़कर पढ़ाई से पीछे हटें। जीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बहनें रसोई और घर बार की बागडोर संभालने के साथ पूरे लगन से पढ़ेंगी। ये सुनकर सभी बहनों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी परिणीति कहती है, अरे बस बस, ये रोना धोना बंद करके खाना खाते हैं। ऐसा कहते हुए परिणीति रोटियों की थाक थाली में परोसकर नमक मिर्च प्याज के साथ खाने लगती है। वाह दीदी, आज तो इस मीठे प्याज ने सब्जी की कमी ही पूरी कर दी। हे भगवान, बस जल्दी से वो दिन दिखा दे जब ये गरीब बहन अपनी बहनों के लिए इस रसोई में ये रूखी सूखी रोटी की बजाय पकवान पकाए और अपनी बहनों को परोसे।
समय बीतता गया। बड़ी बहन होने के कारण रवीना रसोई के खर्चे के लिए मेहनत करती रही। देखते ही देखते वो वक्त आ गया जब उसकी चारों बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई और आखिरकार वह अपने पैरों पर दृढ़ खड़ी हो गई। दीदी आंखें बंद करो। अरे मगर क्यों? पूजा रवीना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कार में बिठाकर उसे लेकर निकल पड़ती है। तभी गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर गर्दिश से रुकती है। पूजा आप तो पट्टी खोलो। बस दीदी कुछ पल और। पूजा और बाकी बहनें रवीना की बाह थामे उसे बंगले के रसोई घर की ओर रुख करती हुई पट्टी खोलती हैं। आंखें खोलो दीदी। जैसे ही रवीना आंखें खोलकर उस रॉयल रसोई को देखती है तो उसकी आंखों के आगे अपने गरीब रसोई की छवि उभर आती है। दीदी आपके बलबूते हम चारों बहनें आज अच्छे पद पर कार्यरत हो गई हैं। ये बड़ा बंगला उसकी भेंट है। सोचा था पहले आपको इस घर के गार्डन बालकनी के चप्पे चप्पे की सैर करवाएंगी, मगर मन में बसे कुछ दुख के दर्पण से आवाज आई कि हम गरीब बहनों की जीवन तो रसोई के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जब भूख से चंचनाते उस चूल्हे की रोटी की ओर ताकते थे, मगर देखो दीदी वो बहनों के जीवन से गरीबी की बदरा छट गई है। शुक्रिया दीदी, माँ के जाने के बाद तुम्हारे रहते एक भी रोज के लिए रसोई का चूल्हा उदास नहीं रहा। मुझे खुशी है कि आज मेरी बहनें काबिल हो गई हैं। आज मैं वो सब कुछ बनाऊंगी जो मेरी बहनों को पसंद है। रवीना के द्वारा की गई बरसों की कड़ी मेहनत गहरा रंग दिखाती है। एक दौर में उन्होंने घनघोर गरीबी में मिला कभी रूखा सूखा खाना तो कभी कम होने पर आधा पेट खाकर भी गुजर बसर किया। आज उनके बंगले में बनी रसोई उनके गरीब घर से 4 गुना बड़ी है। साथियों, मेहनत का फल भले देर से मिले मगर मिलता जरूर है। बंसीपुर के छोटे से गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान रहा करता था। हरिया अपने खेत में खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा निकाला करता था। एक रोज की बात है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? सावरी, पूरी साल की मेहनत खराब हो गई मेरी। आप दुखी क्यों होते हो? सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अबे हरिया के बच्चे कहाँ बैठा है छुप के? जल्दी से बाहर निकल और मेरा पैसा दे। लगता है जमींदार आ गया है। अब मैं इसको पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हरिया बहुत ही डरते हुए दरवाजा खोलता है। दरवाजे के सामने जमींदार खड़ा होता है। क्यों बे हरिया के बच्चे, कितने घंटे बाद तूने दरवाजा खोला है? अबे तुझे याद है ना, तूने अपनी जमीन के कागज रखकर मुझसे पैसे लिए थे। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, अब मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय तो दे दो। मैं आपका सारा पैसा उतार दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पैसा, सारा पैसा वापस चाहिए। ऐसा जुल्म मत करो मालिक, 2 लाख रुपए मैं 2 दिन में कैसे चुकाऊंगा? अरे कम से कम 1 साल का समय तो दो। मैं दोबारा से मेहनत करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। 2 दिन का मतलब 2 दिन। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो तू अपने और अपने परिवार के बारे में सोच लियो। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हरिया बहुत परेशान हो जाता है और अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय हरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सोने लगता है। और आधी रात के समय हरिया अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चों को भूखा कैसे देखूं? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। ये सोचकर हरिया रात के समय अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर गांव के नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां वह अपनी जान देने वाला होता है। बहुत हुआ, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। मैं अब और ये परेशानी नहीं झेल सकता। आज मैं हर एक चीज से मुक्त हो जाऊंगा। इतना कहकर हरिया नदी में कूदने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक से उसे कोई पकड़ लेता है। जैसे ही हरिया पीछे मुड़कर देखता है, चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? अरे छोड़ 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 दे मुझे। अब क्या मुझे मार कर ही दम लेगी? चुड़ैल हरिया को पकड़कर वहाँ से एक तरफ खड़ा कर देती है और उससे कहती है, अरे बुड़बक्का नाती, हम तो का बचाने खातिर यहाँ आई हूँ, काहे यहाँ दुख के अपनी जान देवत हो? तुम एक चुड़ैल होकर मेरी मदद कैसे कर सकती हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे हम तो का क्यों परेशान करी? तुम तो पहली परेशान होवत हो। अरे मैं तो यहाँ तो का बचान खातिर आई हूँ, लेकिन लागत है तू बहुत परेशानी में हो।
चुड़ैल की बात सुनकर हरिया उसे अपने साथ हुई सभी परेशानी के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर चुड़ैल उससे कहती है, खुदकुशी करने से कौनो परेशानी का हल नहीं निकले तो का परेशानियों का सामना करना आना चाहिए और परिवार खातिर जीना भी आना चाहिए। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से हरिया को ढेर सारा सोना, पैसे, हीरे दे देती है। ई मेरी तरफ से तोहार लिए एक तोहफा, इससे तोहार सबन परेशानी दूर हो जाई। लेकिन बिटुआ, कबो मरण की नहीं सोचना, ये बहुत बड़ा पाप है। अरे तुम चुड़ैल नहीं, तुम तो मसीहा हो मसीहा। आज तुमने वो कर दिखाया जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कभी नहीं करता। ऐसा कहकर हरिया सोना, पैसा, हीरे लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और वह दोबारा से खेती करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चुड़ैल को रात के समय गांव के अंदर एक औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ई रात के समय कौन है जो रो रहा है? कुछ गड़बड़ लागत है, मुझे जाकर देखना चाहिए। चुड़ैल गांव में पहुंचकर आवाज का पीछा करने लगती है, जिसके बाद वह एक घर के सामने आकर रुकती है, जिसकी खिड़की में से वह झांक कर देखती है कि एक बहू अपनी लाचार बेबस सास को एक छड़ी से मार रही होती है। बोल बुढ़िया, कहाँ रखा है सारा पैसा? मैं जानती हूँ तूने पैसा छुपाया है। जल्दी से अपनी जुबान खोल, वरना ऐसे ही मारती रहूंगी तुझे। बहू, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए। ऐसा नीच काम मैं कभी नहीं कर सकती। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर उस बेचारी औरत की बहू उसे बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है। ये सब देखकर चुड़ैल से रहा नहीं जाता और वह तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाती है। ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुहार अंदर बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है? अरे तुहार बड़े बूढ़े हैं, अपनों से बड़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये तुमने बहुत बुरा किए हो, ई की सजा हम तो का जरूर दे। चुड़ैल को देखकर उस औरत की बहू बहुत ज्यादा डर जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, इस चुड़ैल को मेरे पास से भगाओ। लागत है बिटिया तो का डर तो हम अब लगाई, देखती जाओ कैसन अब हम तो का मजा चखाई। तभी चुड़ैल उसके हाथ से छड़ी छीन लेती है और उसको मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह उसे वहाँ से भगा देती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहन करने वाला होता है। अगर इसी प्रकार जुल्म सहते रहोगी तो एक दिन जालिम लोगों के हाथों मारी जाओगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वह बूढ़ी औरत खुद से कहती है, मैंने इस दुनिया में फरिश्ते तो देखे, लेकिन एक चुड़ैल फरिश्ता पहली बार देखा है। ये फरिश्ता नहीं, ये तो गरीब लोगों का मसीहा है। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल कभी किसी की मदद करती तो कभी किसी की मदद करती। ये बात गांव में एक चिंगारी की तरह फैल जाती है कि गांव के अंदर एक चुड़ैल मसीहा है जो गरीब लोगों की मदद करती है। लेकिन ये बात गांव के मुखिया को एक आंख भी नहीं भाती, जो कि गांव में सबसे अमीर आदमी था। और वह एक दिन अपने आप से कहता है, ये गांव वाले चुड़ैल मसीहा करके बहुत चिल्ला रहे हैं। इस गांव में एक ही मसीहा है और वो मैं हूँ। अब देखता हूँ इनकी मसीहा इन्हें कैसे बचाने आएगी। इतना कहकर मुखिया अपने कुछ आदमियों को गांव के गरीब लोगों के घर भेज देता है अपना पैसा वसूल करवाने के लिए। और जो लोग पैसा नहीं देते, मुखिया के आदमी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। तभी गांव के सभी लोग चुड़ैल मसीहा को याद करने लगते हैं, जिसके बाद उसी क्षण वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। बहुत हुआ तुम लोगन का, आज के बाद ही गाँव में गरीब लोगन के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, और अगर किसी ने गरीब लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मुखिया के गुंडों को बहुत बुरी तरह मारती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाकर वहां से भेज देती है। जिसके बाद मुखिया अपने आदमियों का इतना बुरा हाल देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वहीं गांव के सभी लोग चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उससे कहते हैं, तुम हमारी मसीहा हो, आज तुम्हारी ही बदौलत हम गाँव वाले एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। देखो, तुम लोगन का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है, लेकिन अब हमरे जाने का वक्त आ गया है। अब हमका यहाँ से जाने दो, लेकिन कभी हमारी जरूरत पड़ी तो तुम लोग हमका याद कर लेना। हम तुम्हार मदद करने के लिए फौरन चली आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद कभी भी गाँव के गरीब लोगों को चुड़ैल की मदद की जरूरत पड़ती तो चुड़ैल उनकी मदद करने आ जाती। ऐसे ही गाँव वाले अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
बेटा तू जल्दी से घर वापस आ जा, काफी समय हो गया है तुझे घर से बाहर रहते हुए। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तू वापस आकर एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नताशा अपने बेटे रोहन से बात कर रही होती है। रोहन बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा होता है, जिसकी खुशी में नताशा उसके आने से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई और उसका कमरा अच्छे से तैयार करवा देती है। देखो आरुषि, घर की साफ सफाई अच्छे से करना और मेरे बेटे रोहन के कमरे की सजावट तो तुम ही करना। मैं जानती हूँ तुम्हारी जितनी अच्छी साफ सफाई और सजावट कोई नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी और रोहन जी के कमरे को भी अच्छे से सजा दूंगी। इतना कहकर आरुषि साफ सफाई में लग जाती है और रोहन के कमरे को भी अच्छे से सजा देती है। जिसके बाद आरुषि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे आरुषि, जरा देख तो सही कौन आया है दरवाजे पर। आरुषि तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक नौजवान लड़का सूट बूट पहनकर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये तो कुरियर वाला है, बताइए किसके लिए कुरियर आया है। अरे क्या कहा कुरियर वाला? अरे मैं कुरियर वाला नहीं हूँ, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। ऐसा कहकर वो घर के अंदर आ जाता है। अरे इस तरह घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? कुरियर वाले होकर हमारे ही घर पर रौब जमा रहे हो। तभी नताशा अपने बेटे रोहन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, पहचानने में ही नहीं आ रहा। तुझे देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की मुझे कुरियर वाला क्यों कह रही थी? ओहो, इसे छोड़िए, तो घर की नौकरानी है और अनपढ़ भी, इसे कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद आरुषि को बहुत बुरा लगता है। वहीं नताशा अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ ढेर सारी बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन अपने घर में आरुषि को काम करते हुए देखता है तो आरुषि उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसकी खूबसूरती के पीछे पागल था, लेकिन नताशा उसके साथ नौकरानी से भी बहुत बुरा सलूक करती है। अरे आरुषि, ये क्या, तूने फिर से कांच के ग्लास तोड़े हैं? तुझे पता है कितने महंगे आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से या फिर जानबूझकर? अरे तू तो चाहती नहीं कि इस घर में कोई अच्छी चीज रहे। चल अब जल्दी से ये कांच यहाँ से उठा ले, नहीं तो किसी के पैर में चुभ जाएगा। ऐसा कहकर नताशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरुषि फर्श पर पड़े हुए कांच को हाथ से उठाने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कांच लग जाता है और खून निकलने लगता है। ये सब रोहन देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई कांच को हाथ से उठाता है? हाँ, कांच को कभी भी हाथ से नहीं उठाते। देखो तुम्हें चोट लग गई ना, अब उठो यहाँ से। रोहन आरुषि को कांच उठाने नहीं देता, जिसके बाद वो खुद कांच को उठाकर कूड़े में फेंक देता है। एक दिन रोहन आरुषि के कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा है और इसके अंदर बिल्ली घुस गई। हाँ, अभी निकालता हूँ इस बिल्ली को। रोहन बिल्ली को निकालने के लिए आरुषि के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो आरुषि के कमरे की हालत देखता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा कम घर का स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है। तभी रोहन की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें आरुषि अपने माता पिता के साथ होती है। अरे ये क्या, ये तो पापा के बहुत खास दोस्त हैं। इसका मतलब आरुषि इनकी बेटी है। लेकिन फिर माँ आरुषि के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? उस दिन के बाद से रोहन को आरुषि और भी पसंद आने लगती है। एक दिन रोहन अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहता है, माँ, आरुषि तो पिताजी के खास दोस्त की बेटी है। आरुषि के माता पिता कहाँ गए और आप आरुषि से इस घर का काम क्यों करवाती हो? ये सुनते ही नताशा को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराने लगती है। घबराहट में वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तो क्या बात कर रहा है? मुझे नहीं पता कि ये लड़की धर्मेश भाई साहब की बेटी है। मुझे तो ये लड़की एक दिन सड़क पर मिली थी, जिसके बाद मैं इसे अपने घर ले आई और घर का काम करने के लिए रख लिया। ओके माँ, आपसे जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जानते हो ना, आरुषि के माता पिता ने हमारी कितनी मदद की और मुझे विदेश भेजने में भी उनका ही हाथ था। आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। अब से आरुषि इस घर में काम नहीं करेगी माँ। उस दिन के बाद से रोहन आरुषि को घर में काम नहीं करने देता। इस बात से नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले में मौका देखकर आरुषि को बहुत जली कटी सुनाती है
वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रोहन को आरुषि से बहुत प्यार हो जाता है और एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आखिर वो खुशनसीब कौन है जिसे मेरा बेटा पसंद करता है, जरा मुझे भी तो बता। रोहन आरुषि को नताशा के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, माँ, यही है वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये तो कैसी बातें कर रहा है, एक नौकरानी से तुझे प्यार हो गया? हर ये घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। माँ, ये इस घर की नौकरानी नहीं है, पहले ये घर की बेटी थी और आज से ये इस घर की बहू है। रोहन जिद करके आरुषि से शादी कर लेता है, लेकिन ये सब नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो हर रोज अपनी सहेलियों को बुलाकर आरुषि की बेइज्जती करती रहती। एक दिन नताशा की एक दोस्त कॉफी पी रही थी और वो जानबूझकर कॉफी का कप नीचे गिरा देती है। अहो, ये क्या, मुझसे तो ये कप नीचे ही गिर गया। सॉरी नताशा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, ये सब तो होता ही रहता है। चलो आरुषि, जल्दी से इसे साफ कर दो। आरुषि चुपचाप कप उठाकर जमीन साफ करने लगती है। तभी रीटा उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। उसी समय वहां रोहन आ जाता है और ये सब आरुषि के साथ होता हुआ देख लेता है। आरुषि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। रोहन आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों को वापस उनके घर भेज देती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन को अपना एक इम्पोर्टेंट कागज चाहिए होता है। अरे माँ तो मंदिर गई है, अब मुझे मेरा इम्पोर्टेंट कागज कैसे मिलेगा? एक काम करता हूँ, माँ की अलमारी खोलकर खुद ही निकाल लेता हूँ। रोहन अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपना कागज ढूंढने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथ एक ऐसा कागज लगता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के पेपर तो पापा के दोस्त यानी आरुषि के पिता के हैं और इसकी पूरी वसीयत आरुषि के नाम है, यानी कि जिस मकान में हम लोग रहते हैं ये मकान आरुषि का है। ये देखते ही वो बहुत अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के आने का इंतजार करता है और अपनी माँ के आते ही उनसे पूछता है, माँ, मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर आरुषि के माता पिता कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ? नताशा की सच्चाई रोहन के सामने आ ही जाती है, जिसके बाद वो रोहन को बताती है, ये घर तुम्हारे पिताजी के दोस्त का ही है और आरुषि इस वसीयत की इकलौती वारिस है। माँ, आप उस बेचारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं आरुषि के साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी और उसे अपनी बहू ही मानूंगी। उस दिन के बाद से नताशा आरुषि के साथ बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देती है। रात का समय होता है। सुनसान से जंगल में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? हाँ? कितनी मुश्किल से तो तुझे लेकर आए हैं, आज तो तू हमारा भोजन बनेगी। चल भाई, इसको झाड़ियों की तरफ ले चल, अब वहीं इसका इलाज करेंगे। नरेश और कालू प्रिया को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे किसी भी लड़की ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमें लड़कियों से ही नफरत है, इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आज तो तू नहीं बचने वाली। ऐसा कहकर वे दोनों उसके साथ हाथापाई करते हैं। तभी एक भूत और चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होते हैं और ये सब देखकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये लोग इस बेचारी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? ये लोग ठीक नहीं है, हम इस लड़की को इन लोगों से बचाना होगा। चलो अभी इनकी खैर खबर लेते हैं। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद कालू और नरेश भूत और चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो भयानक भूत और चुड़ैल यहाँ पर प्रकट हो गए। ये दोनों यहाँ पर कहाँ से आ गए? अरे भाई, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? जो लोग दूसरे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता।
ऐसा कहकर दोनों भूत और चुड़ैल कालू और नरेश को उठा उठाकर पटकते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अपनी मदद एक भूत और चुड़ैल को करते हुए देख प्रिया उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के जमाने में तो इंसानों के अंदर इतनी इंसानियत ही नहीं कि वो किसी की मदद करे, लेकिन तुम भूत और चुड़ैल होने के बाद भी लोगों की मदद कर रहे हो। ये सुनकर भूत और चुड़ैल बहुत खुश होते हैं, जिनके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और प्रिया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। भूत और चुड़ैल जैसे ही अपनी गुफा में पहुँचते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, आखिर हम कब तक इस सांप और चुड़ैल के वेश में भूत बनकर यहाँ भटकते रहेंगे? जब तक हम हमारे पापों को धो नहीं लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। वे दोनों आपस में अपने पापों की बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक दिन की बात है, एक चिराग नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर बहुत तेजी से जा रहा होता है। मुझे ऐसे हवा में बातें करना बहुत पसंद है, कितना मजा आ रहा है फुल स्पीड में बाइक चलाने में। और मुझे इस तरह खुलकर जिंदगी जीने में भी बहुत मजा आता है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा इसी तरह अपनी जिंदगी को जीते रहें। चिराग और अनामिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो जिंदगी को जीने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम कर चुके थे। उनके पास जब पैसे नहीं होते थे तो वे दोनों चोरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन वो दोनों पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, जहां वो एक तांत्रिक बाबा को तपस्या करते हुए देखते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, यहाँ तो तांत्रिक बाबा तपस्या कर रहे हैं। चलो इनकी तपस्या भंग करते हैं। वो दोनों मिलकर तांत्रिक बाबा के सामने नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज से तांत्रिक बाबा का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी तपस्या छोड़ देते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अनामिका और चिराग को श्राप देते हैं। तुम दोनों ने मेरी कई सालों की तपस्या को भंग किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें भूत और चुड़ैल बनकर लोगों की मदद करनी होगी और उनकी सहायता करनी होगी, तब जाकर तुम्हें एक दिन अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा उन्हें श्राप दे देते हैं, जिसके बाद अनामिका और चिराग दोनों भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और दर दर भटकने लगते हैं। अपने किए का भुगतान करने के लिए वो लोगों की मदद करते हैं। इतने समय से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चुड़ैल और भूत से मुक्ति नहीं मिल रही। देखो, तुम चिंता मत करो, जब हमारे पाप पूरी तरह धुल जाएंगे तो तांत्रिक बाबा का श्राप भी टूट जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तभी उन दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है। मुझे लगता है कहीं पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, चलो चल कर देखते हैं। वो दोनों गांव के चारों तरफ यहाँ से वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई नहीं देता। तभी एक रेलवे स्टेशन से बहुत जोरों से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ 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 बचाओ। हे भगवान, अगर आज ये ट्रेन नहीं रुकी तो पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। काश कोई इन्हें बचा ले, काश कोई चमत्कार हो जाए। जैसे ही भूत और चुड़ैल ये सब देखते हैं, वो तुरंत ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोकने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते वो दोनों ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले रोक लेते हैं। आखिरकार हमने लोगों की जिंदगी बचा ही ली। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। आज अगर हम लोग सही वक्त पर ना आए होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। भूत और चुड़ैल का ये बर्ताव देख वहाँ के सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं कितने सारे लोगों की जान चली जाती। अरे, तुमने कई लोगों को एक नई जिंदगी दी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में फिर से इंसान का रूप मिले और तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको। उनके इतना कहते ही भूत और चुड़ैल इंसान के रूप में बदल जाते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक दूसरे को देखकर कहते हैं, आखिरकार हमारे पापों का प्रायश्चित हो ही गया और हमें श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम सही कहती हो, ये सब इन लोगों की दुआओं का फल है, वरना हमें पता नहीं कितने सालों तक भूत और चुड़ैल के रूप में ऐसे ही भटकते रहना पड़ता। वो दोनों अपने बारे में लोगों को बताते हैं। उन दोनों के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उस दिन के बाद से चिराग और अनामिका दोनों लोगों की मदद करते रहते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।